हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीगल सिस्टम के कुछ अहम सवालात बताने जा रहा हूं जो पॉसिबल हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है 2026 का सेमेस्टर 1 का, उसमें ये लाजमी आ सकते हैं। तो ये 12 से 13 सवालात हैं और इनकी मैं आपको आउटलाइन भी बताऊंगा, इनको याद करने का तरीका भी बताता हूं ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए। और ये सवालात आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करने, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो सवालात रह जाएंगे वो भी आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है। तो जनाब, सबसे पहला सवाल है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। देखें जी, जो भी हमारे पास लॉ है ना, जो कोडिफाइड लॉ है, उसकी हिस्ट्री शुरू होती है रोमन से, जिसमें खुसूसन हमारे पास जो सिविल लीगल सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया ना है कि ये बहुत ही पुराना लीगल सिस्टम है, इसका पूरी दुनिया पे बड़ा असर रसूख है, इसने कॉमन लीगल सिस्टम हमें दिया। उसके बाद में लिखना है पीरियड ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, कि रोम के अंदर जो है ना, शुरू शुरू में कानून जो थे ना वो रिटन में नहीं होते थे, कस्टम्स, ट्रेडिशन और रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता था। यानी नो राइट ओनली राइट, ठीक है। उसके बाद था पीरियड ऑफ 12 टेबल्स, यानी उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने कानून को लिखना शुरू किया। जो 12 टेबल्स थे उनको प्रॉपर लिखा भी और विटनेस भी किया, यानी एक पब्लिक प्लेस पे उनको लिख के लगा दिया तख्तियों की सूरत में। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रेटर्स, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कानून को प्रैक्टिकल लॉ बनाया, यानी इसके ऊपर अमल करना शुरू किया, मजिस्ट्रेट वगैरह बनाए, लोगों को सज़ाएँ वगैरह दी जाने लगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीरियड ऑफ कोडिफिकेशन स्टार्ट किया, यानी कवानीन को प्रॉपर कोडिफाई करना शुरू किया ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, ताकि एक यूनिफॉर्म जो है ना वो लीगल सिस्टम बन जाए। एंड देन उसके बाद जो कॉर्पस जुरिस सिविलाइज, यानी ये जो जस्टिनियन एम्परर था, उसने क्या किया, सारे कवानीन को एक ही जगह पे जमा किया और उसके मुख्तलिफ 4 हिस्से बनाए। तो ये हो गया जनाब पहला हिस्सा। अब इसमें सिंपल आपने ये है कि ये लीगल सिस्टम जो था ना रोमन का, ये शुरू होता है कस्टम से, फिर ये कोड बन जाता है और फिर अब ये मॉडर्न लॉ की सूरत में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद है दूसरा सवाल, इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, यानी इन रोमन लीगल सिस्टम ने पूरी दुनिया के लीगल सिस्टम को किस तरह मुतासिर किया। तो इंट्रोडक्शन में तो आपने ये लिखना है कि भाईजान इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इम्पैक्ट है, यानी पूरी दुनिया को इसने ना यानी कि मुतासिर किया। उसके बाद ये है कि जो सिविल लीगल सिस्टम हमारे पास है ना, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है वो रोमन लीगल सिस्टम है, यानी सिविल लॉ इज़ इक्वल टू रोमन बेस, यानी रोमन ने ही इसकी बुनियाद डाली। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, यानी दुनिया में जितने भी आप कोडिफिकेशन लॉज देखते हैं, कोडिफाई किया जाता है, लिखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब रोमन लीगल सिस्टम की वजह से। उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस, ये जो आप देखते हैं ना कि कानून बनाया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, जुरिस्ट उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर लीगल फ़िलासफ़ी होती है, एनालिसिस होता है। ये सारा का सारा जो कानून को सोचा जाता है, समझा जाता है, और जो फ़िलासफ़ीज़ हैं और जो थ्योरीज़ हैं, जो लॉज़ हैं, ये भी इसकी भी बुनियाद रोमन लीगल सिस्टम ने डाली। इसके अलावा जनाब इन्होंने इदारे बनाए, लोगों ने इनको देख के अदालतें बनाना शुरू की। सो रोमन लीगल सिस्टम की वजह से लीगल इंस्टीट्यूशन और अदालतें वगैरह और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन की, यानी कि जो है ना वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि रोम्स ने ना लॉयर्स बनाना शुरू किए। जो एलएलबी का कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आता है। इसके अलावा इन्होंने यूरोप के जितने भी लीगल सिस्टम है ना, वो सारे के सारे इस रोमन लीगल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन, यानी सिविल लीगल सिस्टम हमें कहाँ से आया। भाई सिंपल अभी बता चुका हूँ कि सिविल लीगल सिस्टम की बुनियाद कहाँ से पड़ी थी, बताओ बताओ बताओ, रोमन लीगल सिस्टम से। सो रोमन लॉ एज द फाउंडेशन है, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि शुरू शुरू में लोग कस्टम्स को फॉलो करते थे, फिर उन कस्टम्स को उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो कोड बन गए। उसका एग्जाम्पल हमें रोमन लीगल सिस्टम में 12 टेबल मिलता है, ठीक है। वो कानून ऑलरेडी मौजूद था लेकिन उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। फिर जस्टिनियन कोड आया, उसने क्या किया, बहुत सारे कवानीन को एक ही जगह जो है ना जमा किया, ठीक है जी। उसके बाद जनाब मेडिवल एंड रेनेसेंस इन्फ्लुएंस आया, यानी बाद में मिडिल एजेस के अंदर लोगों ने यूरोप के अंदर जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनना शुरू हुई तो लोग थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किए, तो लोगों ने क्या किया, रोमन लीगल सिस्टम को दोबारा रिवाइव्ड किया, उसको ऑर्गेनाइज्ड किया, उसको मज़ीद पढ़ना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। तो आहिस्ते चलते 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 अब मॉडर्न सिविल लॉ फाउंडेशन के अंदर हमें बहुत सारे कवानीन जो है ना वो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं यूरोप के अंदर। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी के अंदर जितनी भी कोडिफिकेशन है वो सारे की सारी रोमन लीगल सिस्टम से इंस्पायर होकर बनाई गई। तो ये जनाब आपकी हिस्ट्री बन गई सिविल लीगल सिस्टम की।
उसके बाद है कॉर्पस जुरिस सिविलिस, ये अभी बता चुका हूँ कि यार ये एक्चुअली कानून था, यानी कि कंप्लीट कोडिफिकेशन ऑफ रोमन लॉज। रोम के अंदर जितने भी कवानीन थे उनको एक बादशाह था, एम्परर था, जस्टिनियन वन, उसने उनको एक ही किताब में आके यकजा किया। यानी जस्टिनियन इज इक्वल टू लॉ इन वन, यानी एक ही जगह पे सब कवानीन को रखना। ठीक है, इसके चार हिस्से थे, DICN यानी डाइजेस्ट, इंस्टीट्यूट, कोड एंड नॉवल। डाइजेस्ट के अंदर सिर्फ जूरिस्ट की जो बातें थी, उनकी जो किताबें थी या उनका जो वो लिखते थे या सोचते थे, वो वहाँ पे जमा किया गया। इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस वगैरह बनाया गया ताकि लोग लॉ को पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा जो कोड था ना हिस्सा, उसके अंदर जो एम्परर यानी बादशाह जो भी हुक्म देता था वो वहाँ पे लिखा जाता था, और नॉवेल्स वाली कैटेगरी के अंदर जो नए कवानीन थे वो वहाँ पे रखे जाते थे। ठीक है जी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। अब इस्लाम का सिंपल है यार, इस्लाम जो है ना वो मैन मेड लॉ नहीं है, इसमें डिवाइन का भी आंसर है। ठीक है, यानी ये गॉड की तरफ से, अल्लाह 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 पाक की तरफ से ये कानून दिया गया, और ये वही के नाजिल नाजिल वही के ज़रिए नाजिल हुआ। ठीक है, अब इसकी जो अगर डेवलपमेंट देखें तो सबसे पहले वही नाजिल हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसके बाद फिर हजूर पाक के ज़माने में हजूर पाक ने बहुत सारी जो है ना चीज़ें हमें करके दिखाई, सुन्ना के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए, अपने ट्रेडिशन के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट एरा आया, फिर हुजूर जब पर्दा फरमा गए तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों ने इस जो है ना जो इस्लामिक लॉ इसको पढ़ना शुरू किया, इसके ऊपर सोच विचार शुरू की, तो और इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली, तो ये बन गया फ़िक्का। ठीक है, उसके फ़िक्का बनने के बाद फिर उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए, यानी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नज़रिए से उसको समझना और परखना शुरू किया। जैसे चार स्कूल्स आए और चार व्यूज़ दिए, हनफी, मलकी, शाफ़ी एंड हम्बली। उसके बाद लीगल लिटरेचर, लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखना शुरू की, तफासिर आ गई, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेट इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस्लामिक लॉ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, उसके ऊपर मज़ीद नए कवानीन बनाए, उसकी बुनियाद बना के नए नए कवानीन बनाए, और उसमें इस्लामिक टीचिंग्स को उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है जी, तो ये भी सवाल आपका हो गया। उसके बाद है इनकॉर्पोरेट ऑफ शरिया लॉ इन द कंटेम्प्रेरी लीगल रिजम, यानी सिंपल ये है कि जो शरिया है उसको हमने मॉडर्न लॉ के अंदर किस तरह एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, जो हमारे शरिया लॉ के चार सोर्सेज हैं, कुरान, हदीस, इजमा, क्यास। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये प्राइमरी हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन है इस लीगल सिस्टम के। दूसरा ये है कि कुछ मुल्क जो है ना शरिया को 100% ही यानी कि तकरीबन कंप्लीट ही इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं सिर्फ लिमिटेड जो पर्सनल लॉज है उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, यानी शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इसमें ही शरीयत को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन रिकग्नाइज़ किया है आइन के अंदर, जैसे पाकिस्तान ने किया है, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जी यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीज़ यानी कि कानून वही बनाया जाएगा इस मुल्क में जो शरिया के मुताबिक होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शरिया को सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान का आइन। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में नए नए कवानीन बनाए जाते हैं उसमें शरिया के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नज़र में रखा जाता है। इसके अलावा जो जजेज़ हैं जो भी कानून को इंटरप्रेट करते हैं तो उसके अंदर जो है ना शरीयत को जहन में रख के उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इसके अलावा बाकी जो एरियाज़ हैं, खुसूसन फैमिली के इशूज़ हैं, इनहेरिटेंस के, फाइनेंशियल के मामला, इनमें बहुत सारे लोग जो है ना शरीयत का कवानीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। देखें, सोशल लीगल सिस्टम ये है कि वो लीगल सिस्टम जिसमें जो स्टेट का 100% कंट्रोल होता है, और ये आपको जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, मार्क्स लेनिस्ट प्रिंसिपल, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, जो रशिया के अंदर इनकलाब आया था और जो सोशलिज्म है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें दूसरी हेडिंग है स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है, जो रियासत है ना वो हर चीज़ को ऑन करती है। जितनी भी आपको उस मुल्क में चीज़ें नज़र आएंगी, जो भी प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की है। और एक सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम है, यानी एक ही जगह से सारा जो मुल्क है, जो मुल्क का जो कानून है या लीगल सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जनाब जो हुकूमत है ना कानून के ज़रिए जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल करती है, यानी जो लॉ है ना वो स्टेट के लिए एक किस्म का टूल होता है। इसके अलावा जुडिशल इंडिपेंडेंस ज़्यादा नहीं, जजेस सिर्फ बनाए बनाए कानून को फॉलो करते हैं, रियासत को फॉलो करते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ की जो मईशत है ना जो है ना उसके ज़रिए भी कानून को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कलेक्टिव राइट्स की बात की जाती है, किसी को यानी कि ज़्यादा ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी यानी कि अपनी जो है ना वो जो है ना इंडिविजुअल राइट्स वगैरह, उन्हीं कलेक्टिव जो है ना वो की बात की जाती है। कलेक्टिव का मतलब ये है कि जब हुकूमत कोई काम करेगी तो सब आवाम के लिए सोचेगी, किसी खास लोगों के या ग्रुप के लिए काम नहीं करेगी, यानी ग्रुप को ज़्यादा तरजीह दी जाती है इंडिविजुअल के ऊपर।
अच्छा जी, इसके अलावा सिंपल लीगल प्रोसीजर होता है, क्योंकि ज़्यादा ये फॉर्मल नहीं होता, जो चीज़ लिखी हुई है सिंपल उसको अप्लाई करो, जो मुल्क कहता है, जो रियासत कहती है, जो हुक्मरान कहता है उसके ऊपर अमल करो। और ज़्यादातर इन लीगल सिस्टम में एक ही रूलिंग पार्टी होती है, जिसका एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर, ठीक है? तो वही जो है ना कानून भी बनाती है, वही जनाब हर चीज़ करती है। तो ये हो गया सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। उसके बाद है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लीगल सिस्टम। देखें, कॉमन लीगल सिस्टम वो कानून है जो जजेस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, जो केस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। सो कॉमन लीगल सिस्टम का सिंपल मतलब है कि जब जजेस ने अपने फैसले दिए तो वो कानून में कन्वर्ट हो गए, जिसको बोलते हैं जजेस मेक्स लॉ। तो इसकी ओरिजिन डेवलपमेंट है ना, वो शुरू हुई इंग्लैंड से, सिंपल, ठीक है? अब इसकी स्टेजेस मैं बताता हूँ। पहली है अर्ली मिडिल एजेस। शुरू शुरू में लोग कस्टम्स को फॉलो करते थे, ठीक है? अदालतों को यानी इस तरह डेवलप नहीं थे, यानी बहुत सारे कानून थे लेकिन कोई यूनिटी नहीं थे। तो उसके बाद जजेस ने क्या किया, मुख्तलिफ कवानीन को एक जगह पे यकजा करना शुरू किया, यूनिफ़ॉर्म किया और उसको सेंट्रलाइज़ सिस्टम में बना दिया, और तो वो क्या बन गया, कॉमन लॉ बन गया, यानी वन लॉ फॉर ऑल। उसके बाद कॉमन लॉ मज़ीद जो है ना वो बिल्ट होना शुरू हो गया, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया प्रेसिडेंट का, यानी अगर कोई बड़ी अदालत फ़ैसला देगी तो छोटी अदालत उसको फ़ॉलो करेगी, जो पाकिस्तान में भी फ़ॉलो किया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री। उसके बाद स्ट्रक्चर है भाई जुडिशरी की, अदालतें किस तरह बनाई जाती हैं कॉमन लीगल सिस्टम में भाई। सबसे पहले तो देखें ना, यहाँ पे ना एक पिरामिड का एक सिस्टम है, यानी सबसे बड़ी बड़ी अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट, यानी जितने भी सारे फैसले नीचे वाले अदालतों के सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हायर कोर्ट में आएंगे। उसके बाद एपीलेट कोर्ट्स होती हैं, जिसको पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स कहा जाता है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपने अपील दायर करनी है, यानी कि कोई भी नीचे वाली अदालत ने जो फैसला दिया वो आपने इस अदालत में आना है। और सबसे नीचे जो अदालत होती है वो ट्रायल कोर्ट होती है, यानी जो पहली जो है ना, जो आपका केस शुरू होता है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर शुरू होता है। फिर ट्रायल कोर्ट के खिलाफ आप जाते हैं अपीलेट कोर्ट, यानी हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट से ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड अदालतें भी बनाई जाती हैं खुसूसी काम के लिए, स्पेशलाइज्ड केसेस के लिए, यानी कि कोई टेररिज्म का मामला है, बैंकिंग है, कोई टैक्सेशन का मामला है, कोई फैमिली का, तो उसके लिए खुसूसी अदालतें भी बनाई जाती हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे सिविल और कॉमन लीगल सिस्टम को कंपेयर करेंगे। देखें, सिगल लीगल सिस्टम, दोनों का सिस्टम का एक ही मकसद है कि भाई जस्टिस होनी चाहिए। अब से सोर्स देखते हैं, सिविल लीगल सिस्टम का सोर्स क्या है, रिटन कोड्स, स्टैट्यूट। और कॉमन लीगल सिस्टम क्या है, जजेस के फैसले। रोल ऑफ जजेस, सिविल लीगल सिस्टम में जजेस जो है ना रिटन लॉज को सिंपल अप्लाई करते हैं, और उनके पास ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का इख्तियार नहीं होता, ज़्यादा आज़ादी नहीं होती। लेकिन कॉमन लीगल सिस्टम में जजेस जो है ना उसको अप्लाई भी करते हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, और उस कानून को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बनाए बनाए कानून को। इसके अलावा लीगल सिस्टम स्ट्रक्चर, सिविल लीगल सिस्टम ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है, ब्यूरोक्रेटिक है, यानी कि वो फॉर्मल है, सिंपल, ठीक है ना। लेकिन कॉमन लीगल सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जजेस अपने फैसलों से उसको तब्दील करते रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा रोल ऑफ प्रेसिडेंट, सिविल लॉ में ये ना पुरानी अदालत का फैसला कोई ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, बड़ी अदालत का, लेकिन कॉमन लीगल सिस्टम में इसको ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है। यानी प्रेसिडेंट जो है ना वो कॉमन लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। लीगल प्रोसीजर, सिविल लॉ में ज़्यादातर इंक्विजिटर सिस्टम होता है, जहाँ पे जजेस जो है ना इन्वेस्टिगेशन भी खुद कर रहा होता है। कॉमन लीगल सिस्टम में एडवर्सरियल सिस्टम होता है, जहाँ पे फरीकैन जो है ना वो आर्गूमेंट पेश करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, और जजेस उस बुनियाद के ऊपर फैसला सुनाता है। कोडिफिकेशन, सिविल लॉ में ज़्यादातर जितने भी कवानीन हैं वो कोडिफाई होते हैं। कॉमन लीगल सिस्टम में कुछ चीज़ें कोडिफाई होती हैं, कुछ जो है ना वो जजेस अपने फैसलों के ज़रिए यानी कि बताते हैं, जिसको केस लॉ कहते हैं। लेकिन वो कोडिफाई कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो तो एक फैसला ही होता है, उसमें कहीं से एक आधा कोई काम की चीज़ होती है। सो सिविल जो है ना फुली रिटन है, कॉमन मिक्स्ड होता है, यानी कि उसमें कोडिफाइड लॉज भी होते हैं जैसे पाकिस्तान में है, और कुछ जजेस के फैसले होते हैं जो अनकोडिफाइड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब एडवर्सरियल और इनक्विजिटोरियल। देखिए, ये दोनों ट्रायल का सिस्टम है, एक फाइट करता है और एक फाइट करता है। एडवर्सरियल में क्या होता है, जजेस जो है ना वो फाइट करते हैं, जजेस जो है ना, ओ सॉरी, वकील जो है ना वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, जज जो होता है ना वो इम्पार्शियल रेफरी होता है, वो चुप करके देखता है, और वो उनकी आर्गूमेंट देख के, उनके एविडेंस और सबूत दे के वो फैसला करता है। इनक्विजिटोरियल में जज जो है ना खुद एक्टिव हो जाता है, खुद भी इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी वकीलों के पास ज़्यादा इख्तियार नहीं होता। रोल ऑफ जजेस, एडवर्सरियल में जज जो है ना ज़्यादा पैसिव होता है, सिर्फ फेयर ट्रायल को उसने मेक श्योर करना है। लेकिन इनक्विजिटोरियल में जज जो है ना एक्टिव होता है, बल्कि वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन में उतर जाता है। उसके बाद है रोल ऑफ लॉयर्स। एडवर्सरियल में वकीलों की बड़ी मस्ती है, जिस तरह पाकिस्तान में है, डोमिनेट करते हैं आर्गूमेंट, एविडेंस। लेकिन इनक्विजिटोरियल में वो ज़्यादा काम नहीं करते, उनका सेकेंडरी रोल होता है।
बहुत कम किरदार होता है एज़ कम्पेयर टू जज। अच्छा, एडवर्सरियल में ज़्यादातर जो है ना जजेस जो है ना कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एडवर्सरियल में दोनों फ़रीक़ैन जो है ना वो सच की खोजना करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि मैं सही हूँ, वो गलत है। जबकि इनक्विजिटोरियल में जज जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वो सच को जो है ना अनकवर करने की कोशिश करता है। यानी एक में कॉम्पिटिशन है तो दूसरे में इन्वेस्टिगेशन है। उसके नंबर है उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। एडवर्सरियल सिस्टम में जो जजेस हैं ना वो आर्गूमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जज जो है ना वो केस लॉ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड डिपेंड करता है और वो डिसाइड करता है जो उसके सामने चीज़ें हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे सिविल लीगल सिस्टम जो फ़्रांस और जर्मनी में उसकी डेवलपमेंट क्या होती है। देखें जी, फ़्रांस और जर्मनी दोनों जो है ना वो आपको पता है कि सिविल लीगल सिस्टम को ही फ़ॉलो करते हैं। और फ़्रांस में जब इनकलाब आया तो फ़्रांस ने भी जो है ना वो अपना एक क्लियर लीगल सिस्टम बनाना शुरू किया। तो वो जो रेवोल्यूशन आया तो उससे एक वन लॉ बनना शुरू हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा फिर क्या हुआ कि फ़्रांस में आगे चल के नेपोलियन साहब की हुकूमत आती है तो 1804 में वो एक नेपोलियन जो है ना कोड बनाते हैं जो बहुत ही सिंपल होता है, क्लियर होता है, रिटन होता है और उसमें बुनियादी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद जब इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें सिंपल क्लियर रिटन लॉज़ होते हैं, लिमिटेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का ज़िक्र है, कॉन्ट्रैक्ट का ज़िक्र है, फैमिली लॉ का ज़िक्र है। इसी तरीके से सिविल लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी ने भी फिर इसी तरीके का एक कोड बनाया और उसके अंदर भी वही फ़ीचर्स होते हैं जो आपके फ्रांस के बनाए हुए कानून के अंदर होते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखें, सबसे पहले हाइब्रिड लीगल सिस्टम क्या है, जिसमें बहुत सारे लीगल सिस्टम को मिक्स करके हम लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। अब इसको दूसरा नाम देते हैं लीगल प्लूरलिज्म, यानी बहुत सारे कवानीन जो है ना वो एक ही जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सिविल लीगल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन लीगल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि इन मुल्कों में ना अगर आपने हाइब्रिड लीगल सिस्टम को यूज़ करना है तो वो फ्लेक्सिबल आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो ताकि आप उसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकें। डिफरेंट जो है ना सोर्सेज ऑफ लॉ वहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। जब फ्लेक्स अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा जिसमें तब्दीली करना आसानी होगी तो वहाँ पे हाइब्रिड लीगल सिस्टम ज़्यादा यानी कि चांसेस हैं कि वो बन सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, देखें अगर अदलिया आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपने तरीके से कवानीन को यानी कि इंटरप्रेट करेगी, तो जब इंटरप्रिटेशन करेगी तो बहुत सारी चीज़ों को वो इंट्रोड्यूस कराएगी, तो उससे ये होगा कि आपका सिस्टम हाइब्रिड हो जाएगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मुल्क में जो है ना हाइब्रिड लीगल सिस्टम हो तो जो आपके कानून बनाने वाले हैं ना उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरह सिविल, कॉमन और रिलीजियस लॉ को आपस में हार्मोनाइज करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, और इस तरह का उन्होंने बनाना है ताकि कोई कंट्राडिक्शन ना हो। ये ना हो कि सिविल लीगल सिस्टम कोई और बात कर रहा है तो कॉमन और कर रहा है, यानी कि कोई बीच की चीज़ आपने वहाँ से लेनी है। इसके अलावा लीगल एजुकेशन और एक्सपर्टीज़, यानी कि आपके पास लॉयर्स और जजेस इतने ट्रेंड होने चाहिए ताकि उनको हर लीगल सिस्टम की पहचान हो। उससे ये होगा कि वो उन सबको मिक्स करके अप्लाई करना शुरू करेंगे अदालतों में। और दूसरा, आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, पब्लिक एक्सेप्टेंस होगी, तो तभी जो है ना आप स्मूथली काम कर सकेंगे और किसी भी नए लीगल सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है ना तो यहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट कवानीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ पे अगर आपके जो है ना सियासी निज़ाम कमज़ोर है तो कोई भी आप नया कानून या डिफरेंट लॉ जो है ना वो मिक्स करेंगे अपने लीगल सिस्टम में तो लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे। उसके बाद है सैलेंट फीचर एंड हाइलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी, सबसे पहले पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 में, दूसरा ये इस्लामिक करेक्टर है। इसमें लिखा हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसमें सॉवरेंटी बिलोंग टू अलमाइटी अल्लाह। इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी कवानीन यहाँ पे मुल्क में चलेंगे वो इस्लामिक तालीमात के तहत ही नाफिज किए जाएंगे। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ठीक है, यानी कि एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और एक सूबों में गवर्नमेंट होगी, यानी सेंटर और प्रोविंसेस को जब मिलाते हैं तो वो फेडरेशन बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होगा, यानी पार्लियामेंट से ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा और प्राइम मिनिस्टर जो है ना पार्लियामेंट ही उसको इलेक्ट करेगी, तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारा इख्तियार होगा, वही कानून बनाएगी। दूसरा, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेनेट फीचर है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी जो बेसिक राइट्स हैं, बोलने की इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह, इसको प्रोटेक्शन दी गई है आइन के ज़रिए। इसके अलावा इस आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि अदलिया आज़ाद होगी, सेपरेट होगी, इंडिपेंडेंट होगी एग्जेक्टिव से, यानी हुकूमत की वो से अलग काम करेगी, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। वो जजेस जो होंगे वो इम्पार्शियल होंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो पार्लियामेंट होगी वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगी, यानी दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोनों अपना अपना
काम करेंगे, ठीक है, यानी 2 हाउसेज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रूल ऑफ़ लॉ। इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी शहरी या इदारे हैं वो कानून के सामने जवाबदेह हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि इस आइन को आप जो है ना स्पेशल एक प्रोसीजर है उसके ज़रिए उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, यानी अगर आपने आइन को तरमीम करना है तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गए पाकिस्तान के आइन के साइलेंट फीचर। दोस्तों ये थे भाई कुछ 12-13 सवाल जो मैंने सोचा कि भाई आपको मैं बता दूं। इसकी मैंने आपको रिवीजन भी करा ली, इसको सुकून से सुनना। और दूसरी बात भाई, इसके अलावा बाकी जो रह गए वो भी तैयार कर लेना, इस पे सिर्फ खाली आपने डिपेंड नहीं करना। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको पता होना चाहिए कि यार ये बाकी अहम है, यानी इनको भाई कुछ भी हो जाए इनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। और ये देखें मैंने आउटलाइन भी सारी बता दी, नोट्स भी आपको मिल गए और अब आपको ये खैर से अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है जी। ये ना कहना कि सर ये आपने 12 बताए थे, इसमें से अगर कुछ सवाल जो दूसरे मैंने नहीं बताए जो बहुत ही ईजी हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इसके अलावा जो पहला सवाल है आपका कॉमन लीगल सिस्टम के कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ये वाले जो सवालात हैं जो मैंने मिस किए हैं उनको भी एक नज़र देख लेना ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो भाई, वन गो में मैंने ये सारे सवालात आपको बताए हैं और इसके अंदर कोई कट शट नहीं है, और बस कोशिश की है कि यार आप लोगों को आसान तरीके से बताऊं और ताकि आपकी ना तैयारी हो जाए, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत आपकी तैयारी में हेल्प कर सकूं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।